Hello students, one again. Now today we are going to learn what is collision theory of chemical reaction. What I said to you, collision. Collision means कोई दो चीज़ों का टकराना. Collision theory of chemical reaction. You know that any reaction can occur only when there will be a collision between the reactants. If I take 2-1, when A will react with B, only then reaction will occur, right? Only then reaction will occur. But what is the actual meaning of collision? The theory states that the rate of the reaction increases, rate R of a reaction increases with increase in collision frequency of reactants and effective collision of reactants. रिएक्टेंट्स में कोलिजन होना चाहिए, लेकिन दो तरीके से. एक तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए और जो कोलिजन है वो इफेक्टिव होना चाहिए. These two words are important for this theory. Now we are going to learn what we mean by collision frequency. Collision frequency means क्या है? It is represented by ZAB. AB means reactant A and reactant B, and Z means collision frequency of two reactants, right? For example, this is a reaction. ZAB is the number of collisions per second per unit volume of the reactants A and B is called collision frequency. जितना ज़्यादा collision होगा उतना ज़्यादा product बनने का chance होगा, right? If the number of collision will increase, the chance to become product will be more, right? इसी को हम बोलते हैं collision. तो Z means कितना collision हो रहा है. तो जितना ज़्यादा collision होगा, है ना, the number of collision per second per unit of volume, उतना ज़्यादा reaction होगा. क्लियर? तो इसका मतलब कोलिजन ज़्यादा होना चाहिए, टकराव ज़्यादा होना चाहिए इनके बीच में, राइट? सेकंड इज इफेक्टिव कोलिजन. व्हेन आई से इफेक्टिव, कोलिजन शुड बी इफेक्टिव. व्हाट डज इट मीन्स? द कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट, द कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड इफेक्टिव. रिएक्टेंट का कोलिजन को हम इफेक्टिव कब बोलेंगे? कोलिजन तो हो रहा है लेकिन वो इफेक्टिव कब होगा? विल बी कॉल्ड इफेक्टिव टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ओनली इफ, अगर दो चीज़ें होंगी तभी हम उस कोलिजन को इफेक्टिव बोलेंगे. मतलब एक तो रिएक्टेंट कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी दैट इट कैन अचीव थ्रेशोल्ड एनर्जी, नंबर वन. सेकंड थिंग, द कोलिजन शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन. दीज टू थिंग्स शुड बी देयर, दैट विल बी कॉल्ड एज इफेक्टिव कोलिजन. तो इफेक्टिव के दो मतलब हैं, इन दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे. पहला है थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव करना. फॉर एग्जाम्पल, एक कोई रिएक्शन ए और बी से प्रोडक्ट बनेगा, ये तभी होगा जब ये दोनों टकराएंगे और टकराने से 500 किलो जूल एनर्जी निकलेगी. मान लेते हैं 500 किलो जूल एनर्जी निकलेगी, तभी प्रोडक्ट होगा. तो मेरा क्वेश्चन है, क्या हर मॉलिक्यूल ए और बी का इतने ज़ोर से टकरा रहे हैं, इतने ज़ोर से कोलाइड कर रहे हैं कि 500 किलो जूल निकले? नहीं ना. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी केसेस. सो सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स ही प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें 500 किलो जूल से ज़्यादा एनर्जी होगा. दैट एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी. हर रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज होगा, ठीक है. रिएक्टेंट्स कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी दैट इट कैन अचीव थ्रेशोल्ड एनर्जी, सो दैट इट कैन अचीव प्रोडक्ट, राइट. इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम इससे लिखते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था, एक्सपोनेंट माइनस EA/RT. EA/RT, यहाँ EA एक्टिवेशन एनर्जी है. आपको पता है EA क्या होता है? EA होता है एनर्जी पोजेस्ड बाय द प्रोडक्ट. EA होता है एनर्जी थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट. इसको हम डिफरेंस करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो हमने इस ग्राफ में पढ़ा था. याद करिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला ग्राफ, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है इसके बीच का, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है माइनस दिस एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ से आ सकता है, करेक्ट. तो ये एक चीज़ बताता है. याद रखना बेटा, दोज रिएक्टेंट्स विच कोलाइड एंड डू नॉट अचीव थ्रेशोल्ड एनर्जी विल नॉट प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट. वो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा. तो ठीक है, दो चीज़ें हमें क्लियर हो गई. एक तो ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन हो रिएक्टेंट्स के बीच में, जिसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा. और जितने मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव करेंगे उससे भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा. ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा. अब एक पॉइंट और रह गया, प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, करेक्ट. हम इसको एक एग्जाम्पल से देखेंगे. इधर देखिए एक एग्जाम्पल, ये एक रिएक्शन है
ये ब्रोमोमीथेन है, आपको पता है टेट्राहेड्रल शेप होती है, राइट। यहाँ पर एक वो होता है डायपोल मूवमेंट, जिसमें बी आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्रोनिकल डेल्टा होगा, क्रोनिकल प्लस होगा। इसमें एक ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल मीन्स एक एनायन, राइट। OH माइनस अटैक कर रहा है। ये OH माइनस कहाँ से अटैक कर रहा है? ऊपर की तरफ से अटैक कर रहा है, राइट। मैं फिर से एक और रिएक्शन ले रहा हूँ, ये वाला देखिए सेम रिएक्शन है। इस बार जो न्यूक्लियोफाइल है कहाँ से अटैक कर रहा है? नीचे से अटैक कर रहा है। ओरिएंटेशन, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स डायरेक्शन। यहाँ OH का अटैक करने का डायरेक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ OH का अटैक करने का डायरेक्शन यहाँ पर होगा। अगर मैं देखूँगा तो जब ये OH यहाँ पर आएगा तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये अटैक करने की जगह रिपल कर देगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल हो जाएंगे, करेक्ट, रिपल हो जाएगा, 2 नेगेटिव रिपल। इससे क्या होगा? नो प्रोडक्ट विल फॉर्म बिकॉज इम्प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ अटैकिंग ऑफ OH माइनस। जो इसका डायरेक्शन है या इसका ओरिएंटेशन है अटैकिंग स्पीसीज का, वो गलत है। तो अगर ऐसे अटैक होगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे होता है तो बिल्कुल होगा। लिखा देखिए, OH धीरे धीरे यहाँ से पास जाएगा और Br माइनस धीरे धीरे यहाँ से दूर जाएगा, जिससे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। देखिए प्रोडक्ट बनेगा, OH यहाँ से हट जाएगा, सॉरी Br हट जाएगा और OH यहाँ पर लग जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया। देखिए Br माइनस हट गया और OH लग गया, करेक्ट। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ डायरेक्शन प्रॉपर है। Br माइनस विल मूव अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स while OH माइनस will approach to the molecule due to proper orientation of the reacting species and no repulsion will be there। यहाँ पर कोई रिपल्सन नहीं होगा, यानी किसी भी रिएक्शन में इस टाइप के भी कोलिजन हो रहे होंगे, इस टाइप के भी हो रहे होंगे, दोनों टाइप के हो रहे होंगे। तो इस टाइप के कोलिजन से ही प्रोडक्ट बनेगा, इस टाइप के कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हो ये दोनों रहे, करेक्ट, दोनों हो रहे। इसी चीज़ को हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में बोलते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं P मतलब स्टेरिक फैक्टर। सो द टर्म इज P मतलब स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये एक प्रोबेबिलिटी है। अगर 100 बार स्ट्राइक हुआ और 100 में से 10 बार ऐसा हुआ तो क्या प्रोबेबिलिटी बनी? 10/100। तो 100 में से सिर्फ 10 ही स्ट्राइक में, 10 ही कोलिजन में यही होगा, बाकी 90 कोलिजन में नहीं होगा। अगर 100 में से 50 बार इस टाइप से कोलिजन होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन से, तो ही 50 मॉलिक्यूल बनाएंगे, 50 मॉलिक्यूल्स नहीं बनाएंगे, करेक्ट। तो इसी को हम नहीं बोला, तो हम इसको प्रोबेबिलिटी लेके चलते। क्या है ये? द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स शुड ऑल्सो बी कंसिडर। तो इसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। रिमेंबर P इज़ द प्रोबेबिलिटी। P हमेशा प्रोबेबिलिटी है। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है? प्रॉपर ओरिएंटेशन की, ताकि प्रोडक्ट बने। एंड इट्स वैल्यू विल बी बिटवीन 0 to 1, ये हमें पता है। तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पर फैक्टर याद रखना है। सबसे पहला कोलिजन फ्रिक्वेंसी, जितनी ज़्यादा होगी ZAV उतना अच्छा होगा। दूसरी चीज़ है इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन में 2 पॉइंट आते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद एक और पॉइंट आ गया स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर का मतलब कि आपको समझ आ जाना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन, सही ओरिएंटेशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उस पे आ गए। तो मैं इन तीनों से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो मैंने मार्क किया उनसे हमें लिख सकता हूँ रेट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। जितनी ज़्यादा कोलाइड होंगे उतना ज़्यादा चांस होगा रिएक्शन होने का, रेट बढ़ेगा। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव करेंगे उतना ज़्यादा होगा, और जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी प्रॉपर ओरिएंटेशन की उतना ज़्यादा अचीव होगा। क्लियर? तो रेट इज इक्वल टू दिस, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अच्छा, इसका वैसे न्यूमेरिकल नहीं आता इन द एग्ज़ाम, देयर इज़ नो, सिलेबस में इसका फॉर्मूला सिर्फ लेकिन न्यूमेरिकल नहीं है। एक इसकी लिमिटेशन है थ्योरी की, इट कंसिडर्स एटम या मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एज अ हार्ड स्फीयर। ये स्फीयर की तरह बिलीव करता है, एंड इट इग्नोर्स देयर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, और उनके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा इग्नोर करता है, ये स्फीयर को लेके चलता है। ये इसकी लिमिटेशन है। थैंक यू।